हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज रेलवे का विकास, औद्योगिक आयोग एवं रेलवे का विकास। चलिए रेलवे के विकास के बारे में जानते हैं, इसका ऐतिहासिक बारे में। चलिए, भारत में आखिर ब्रिटिश रेलवे लाए क्यों? क्यों रेलवे लाए? इसके पीछे का कारण क्या था? क्योंकि ब्रिटिश इतना शोषणकारी नीति अपनाई, यहाँ भारत का शोषण किया, यहाँ यहाँ से ये माल ले जाकर ब्रिटेन में क्या कहते हैं, यहाँ का धन ले जाकर ब्रिटेन में रुकता था। तो आखिर रेलवे लाया क्यों? इसके पीछे का कारण समझते हैं। ठीक है, इस समय इंग्लैंड में औद्योगिकरण हो चुका था, इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब औद्योगिकरण के लिए चाहिए कच्चा माल। अब कच्चा माल को चाहिए और उसके बाद फिर इसको वस्तु निर्माण के बाद इस बाजार चाहिए। अब कच्चा माल और बाजार के लिए भारत के सुदूरवर्ती सुदूर क्षेत्र से, क्योंकि ये शहरी क्षेत्रों में तो कच्चा माल मिलेगा नहीं और बाजार पूरा शहरी क्षेत्र का तो है नहीं, क्योंकि भारत ग्रामीण बसता था। तो इसके लिए रेलवे लाना, यातायात का साधन उस समय परिवहन का कह लीजिए, परिवहन का साधन इतना अच्छा था कि नहीं कि सुदूर क्षेत्रों से कच्चा माल लाया जाए और फिर उन्हें शहरी तक, शहर के बाद उन्हें बंदरगाह तक पहुंचाया जाए, फिर बंदरगाह से ब्रिटेन ले जाया जाए। इतना तो नहीं। अब यातायात परिवहन के साधन के लिए, और उसमें परिवहन का साधन नाम मात्र का था। घोड़ा गाड़ी रेल तो था नहीं। और उसके बाद फिर इतने कच्चे मालों का सप्लाई एक दूसरे से चेन जोड़ के इतना तो हो नहीं पाता था। उसके बाद क्या कहते हैं, इतना अच्छा सड़कों और रोड का विकास तो हुआ नहीं था। तो इस कारण से रेलवे भारत में आया। रेलवे लाने के पीछे का मुख्य कारण ये था कि सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचा जा सके और वहां के संसाधन को लाया जा सके, कच्चे माल को, और ब्रिटेन उसके बाद क्या कहते हैं बंदरगाहों तक पहुंचाया जाए, बंदरगाहों से ब्रिटेन तक पहुंचाया जाए। ठीक है, और फिर उसके बाद उन कच्चे मालों का विनिर्माण करके फिर बंदरगाह तक लाया, ब्रिटेन से बंदरगाह, फिर बंदरगाह से यहाँ के क्या कहते हैं मार्केट में लाया जाए, यहाँ के बाजार से, बाजार के यहाँ के क्या कहते हैं सुदूरवर्ती तक रेलवे के माध्यम से गांव-गांव तक पहुंचाया जाए। यही कारण था कि क्या कहते हैं भारत में क्या कहते हैं जो कुटीर उद्योग थे उन पतन हो गया, क्योंकि जो यहाँ से क्या कहते हैं धागे मिलते थे उसके बराबर तो क्या कहते हैं ये कपड़ा लाके भेज देते थे। तो यहाँ इसी तरह से सारे कुटीर उद्योगों का यहाँ भारत में पतन हुआ। चलिए, तो रेलवे आने का पीछे ये था। और रेलवे आने के बाद जब रेलवे ब्रिटेन आया तो कार्ल मार्क्स एक बहुत बड़े इतिहासकार भी हैं, अर्थशास्त्री भी हैं। तो उन्होंने कहा, क्या कहते हैं कि ब्रिटेन भारत में रेलवे का निर्माण तो कर रही है, अब भारत में औद्योगिकरण और रोजगार और भारत की समृद्धि को नहीं रोक पाएगा। क्योंकि जब रेलवे आएगा तो भारत में यहाँ कारखाने लगेंगे छोटे छोटे, और जब कारखाने लगेंगे तो उसके लिए वर्कर चाहिए, तो मजदूर कहाँ से मिलेंगे? यहीं के लोग मिलेंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा जब मजदूर यहाँ से काम करेंगे लोग तो यहाँ उनको वेतन मिलेगा, वेतन के बाद उनकी उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगी, इससे क्या भारत के आर्थिक विकास हो, समृद्धि होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ब्रिटिश रेलवे तो भारत में रहा है, लेकिन रेलवे के डिब्बे तक ब्रिटेन में बनाए, ब्रिटेन में बनाकर उसे ले आए, पटरियां तक ब्रिटेन में बनाए, उसके बाद लाकर यहाँ बिछाए केवल। तो इस कारण से जो समृद्धि भारत में होना चाहिए वो कहाँ हुआ? ब्रिटेन में, ब्रिटेन को लोगों को फायदा हुआ। ठीक है, इसलिए कार्ल मार्क्स जी यहाँ फेल हो जाते हैं। ये ब्रिटिश की नीति थी। ब्रिटिश कितने चालाक थे, देख रहे हैं। विकास रेलवे ला रहे हैं भारत में और रोजगार किसे मिल रहा है? ब्रिटिशों को मिल रहा है। ठीक है, चलिए, ये तो ये एक पक्ष था। अब देखते हैं रेलवे का निर्माण और विकास के बारे में। चलिए, भारतीय रेलवे केवल
साधारण परिवहन का माध्यम नहीं है, बल्कि यह आधुनिक भारत के विकास एक अहम स्तंभ है ठीक है। इसकी इसकी स्थापना एवं विस्तार से भारत को भौगोलिक रूप से जोड़ा गया। भारत को वही बोले ना, भौगोलिक रूप से। सुदूरवर्ती को क्या कहते हैं शहर, ग्रामीण को शहर से, फिर सुदूर को क्या कहते हैं क्षेत्रीय से। इसी तरह से पूरे भारत का एकीकरण किया गया। हाँ, चलिए ठीक, यहाँ तक भौगोलिक रूप से जोड़ा गया, जिसे देश के दूर दराज के क्षेत्रों को मुख्य धारा से जोड़ा गया। रेलवे ने लोगों को सिर्फ एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम नहीं किया, बल्कि यह देश के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक एकता में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। इसके कारण देश के विभिन्न भाषाओं, धर्मों और सांस्कृतिक लोगों एक दूसरे से जुड़े, जिससे राष्ट्रीय एकता को बल मिला। ठीक है, चलिए रेलवे अभी हम बताएंगे कि क्या कहते हैं रेलवे कैसे क्या कहते हैं भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका निभाता है। मिला स्वतंत्रता के बाद रेलवे ने विकास के नए आयाम स्थापित किए, जिसे देश का औद्योगिकरण, शहरीकरण और ग्रामीण क्षेत्र का समावेशन संभव हो सका, और रोजगार के नए अवसर पैदा किए, जिससे लाखों लोगों का जीवन बेहतर हुआ। चलिए अब देखते हैं रेलवे का क्रमिक रूप से विकास कब हुआ, कब आया, कैसे हुआ। ये तो हुआ है कि रेलवे का पीछे कहानी, जो आप मेंस में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए औद्योगिक आयोग एवं रेलवे का विकास। चलिए पहले औद्योगिक आयोग का औद्योगिक आयोग एवं संरक्षण नीतियाँ। 1916 में भारतीय औद्योगिक आयोग ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उद्योग विकास संभावनाओं की समीक्षा हेतु इस आयोग का गठन किया गया। प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव। विश्व युद्ध के दौरान उत्पन्न संकटों के कारण ब्रिटिश सरकार ने स्वदेशी उद्योगों को कुछ सीमा तक संरक्षण प्रदान किया। इसी नीति के परिणामस्वरूप भारत में इस्पात, सूती वस्त्र, सीमेंट, कागज उद्योग तीव्र विकास को गति मिली। चलिए अब रेलवे के बारे में देखते हैं। भारत में रेलवे का विकास एवं कार्यक्रम। 1853 में प्रथम रेलगाड़ी लॉर्ड डलहौजी के काल में बॉम्बे से ठाणे के बीच 34 किमी की दूरी पर चलाई गई। इसका संचालन ग्रेट इंडिया पेनिनसुला रेलवे द्वारा किया गया। ये याद कीजिए, ग्रेट इंडिया पेनिनसुला द्वारा। अब कहाँ से कहाँ तक किए। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 1854 में द्वितीय रेलवे कलकत्ता से रानीगंज के मध्य चलाई गई। इसका संचालन ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी द्वारा किया गया। 1855 से 56 तृतीय रेलगाड़ी मद्रास से आराकोडम के मध्य चलाई गई। रेलवे के निर्माण के दो प्रमुख कारण: राजनीतिक, प्रशासनिक। साम्राज्य की सीमाओं की रक्षा एवं कानून व्यवस्था स्थापित करने हेतु सैनिकों का त्वरित संचालन। आर्थिक कारण: भारत के आंतरिक क्षेत्रों से कच्चे माल का बंदरगाहों तक निर्यात एवं ब्रिटिश माल का आंतरिक बाजारों तक वितरण। रेलवे के निर्माण एवं ब्रिटिशकालीन भयंकर आकार। रेलवे विकास का परिणाम नकारात्मक, सकारात्मक दोनों देखते हैं। चलिए नकारात्मक पहले देखते हैं। परिवहन सुगम होने से स्थानीय ग्रामीण हस्तशिल्प का पूर्ण पतन। आंतरिक मंडियों से खाद्यान्न का विदेशों में तीव्र निर्यात। अनाजों के अत्यधिक निर्यात से स्थानीय स्तर पर भीषण अकालों की बारंबारता बढ़ी। प्लेग, मलेरिया जैसी संक्रमण बीमारियों का प्रसार हुआ। रीजन ये था कि अगर किसी को प्लेग है या बीमारी है, ये सोच रही, तो अगर टीबी है, कोई रेलवे एक बैठ गया, पूरे बोगी में खांसा हो, टीबी होगा एक दूसरे से। ठीक है, चलिए सकारात्मक पहलू देखते हैं। देश के विभिन्न हिस्सों के जुड़ाव से राष्ट्रवादी अर्थव्यवस्था का आधार तैयार हुआ। विचारों एवं व्यक्तियों के संचालन से आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद का उदय हुआ। चलिए इसके बारे में तो हम बात पहले ही आपको बता दिए। ब्रिटिश काल में अकाल। चलिए अकाल के बारे में देखते हैं। यद्यपि अकाल
पूर्ण भी पड़ते थे, किंतु ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में इनकी बारंबारता, भीषणता और तीव्रता में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। प्रमुख भीषण अकाल 1717 में बंगाल का प्रथम भीषण अकाल, 1830 में संयुक्त प्रांत यूपी का काल, 1837 में उत्तरी भारत का काल, 1866 में उड़ीसा का भीषण काल, 1896-97 में संपूर्ण उत्तर भारत का काल, 1843 में बंगाल का महाअकाल। चलिए अकाल के मुख्य कारणों पर परिणाम। कारण क्या था? प्राकृतिक कारणों से अधिक ब्रिटिश नीतियां उत्तरदायी थी, जैसे नकदी फसलों का वाणिज्यीकरण, रेलवे एवं द्वारा खाद्यान्न का निर्यात एवं युद्धकालीन परिस्थितियों में अत्यधिक भू राजस्व की वसूली। परिणाम हुआ पशुधन एवं मानव जनसंख्या की व्यापक क्षति, संपूर्ण कृषि एवं व्यापारिक ढांचे की तबाही। चलिए अकाल आयोग ग्रामीण ऋणग्रस्तता एवं प्रशासन। प्रमुख अकाल आयोग अकाल संकट से निपटने हेतु समय समय पर गठित आयोग। 1860 से 61 कर्नल स्मिथ आयोग लॉर्ड कैनिंग के काल में। दूसरा 1865 से 66 कैंपबेल आयोग। 1880 स्टेसी आयोग लॉर्ड लिंटन रिपन के काल में। 1897 लायन आयोग, इसकी अनुशंसा पर अकाल कमिश्नर पद का सृजन हुआ। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। 1901 मैकडोनाल्ड आयोग लॉर्ड कर्जन के काल में। ग्रामीण ऋणग्रस्तता ब्रिटिश काल में किसानों की कर्जदारी से अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसके निम्नलिखित कारण थे। नगद लगान भुगतान की अनिवार्यता, कृषि वाणिज्यीकरण, नगद फसल उगाने हेतु कर्ज लेना। उदाहरण जैसे 1875 में नगद दक्कन दंगा इसी के परिणाम था। संक्रमण बीमारियां एवं अदालती मुकदमेबाजी खर्च। महाजनों और स्थानीय सूदखोरों के चंगुल में फंसना। अस्थायी बंदोबस्त आने के बाद ये बताए थे इसके बारे में। ब्रिटिश प्रशासनिक ढांचा भारतीय विजय के उपरांत साम्राज्य विस्तार, सुरक्षा और आंतरिक नियंत्रण के उद्देश्य से ब्रिटिश प्रशासनिक उच्च नीच का विकास किया। प्रशासन के 4 स्तंभ थे: न्यायिक, सिविल सेवा, आधुनिक सेवा, संहिताबद्ध कानून। इनके बारे में विस्तार पूर्वक से आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। अंग्रेजों ने भारत में मजबूत प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए न्यायिक, सिविल सेवा, सेना एवं पुलिस व्यवस्था को पूरी तरह से आधुनिकीकरण एवं यूरोपीकरण किया। इस क्लास में इसके बारे में विस्तार चर्चा करेंगे। न्यायिक विकास का आरंभ, संरचना, न्यायिक व्यवस्था और आधुनिक परिवर्तन। अंग्रेजों के पूर्व स्थित परंपरागत न्यायिक ढांचा था। हिंदू एवं मुस्लिम पर्सनल लॉ के आधार पर अलग अलग न्याय होता था, जिसमें अनेक गंभीर विसंगतियां और दोष थी। अंग्रेजों द्वारा स्थापित आधुनिक न्यायिक विशेषताएं: कानून का शासन, लॉ, रूल ऑफ लॉ, व्यक्ति इच्छा के स्थान पर संहिताबद्ध नियमों का आधार पर न्याय। यहाँ ये होता था, जैसे हिंदू में जानते हैं वर्ण व्यवस्था थी, तो उच्च कोटि वालों को अलग थी, उसके बाद नीचे वालों को उस हिसाब से, महिलाओं को अलग क्या कहते हैं इस हिसाब से उनको दंड मिलता था। एक ही क्या कहते हैं, मान लीजिए कोई चोरी किया है तो अगर वो क्या कहते हैं ब्राह्मण है तो उससे अलग मिलेगा, क्षत्रिय है तो अलग, वैश्य है तो अलग, शूद्र अलग, महिला है तो अलग, इसीलिए। और मुस्लिमों का तो अपना पर्सनल वो अलग चलता था, ठीक है। विधि के समझ समता, कानून के नज़र में सभी नागरिकों को समान दर्जा, यद्यपि व्यवहार में नस्ली भेदभाव था। कानूनों का संहिताबद्धीकरण, मौखिक परंपराओं के स्थान पर लिखित कानूनों की शुरुआत। ऐतिहासिक न्यायिक सुधार, वॉरेन हेस्टिंग के काल में नवीन न्यायिक पद्धति, प्रत्येक जिले में एक जिला दीवानी न्यायालय कलेक्टर के अधीन तथा एक जिला फौजदारी न्यायालय की स्थापना। कलकत्ता में अपीली न्यायालय के रूप में सदर दीवानी अदालत तथा सदर निजामत अदालत की स्थापना। कलेक्टर को राजस्व वसूली के साथ साथ न्यायिक अधिकार, ये राजस्व वसूली के साथ साथ न्यायिक अधिकार भी दिया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस के सुधार शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत, कलेक्टर से न्यायिक शक्तियां वापस ले ली गई। कॉर्नवालिस कोड 1793 में, कानूनों का व्यापक संहिताबद्धीकरण करना, अदालतों का
पुनर्गठन, दीवानी मामलों के लिए पदानुक्रम बनाया गया, जैसे सदर दीवानी, प्रांतीय अदालतें पटना, ढाका, मुर्शिदाबाद, कलकत्ता में थी, जिला अदालतें, उसके बाद मुंसिफ थी न्यायालय, फौजदारी सुधार, जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर 4 भ्रमणशील न्यायालयों की स्थापना की, जैसे इस समय मोबाइल कोर्ट है। चलिए, विलियम बेंटिंक के सुधार। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने न्यायिक व्यवस्था निम्नलिखित महत्वपूर्ण सुधार किए। सुधारात्मक एवं दंडात्मक व्यवस्था, प्रतिशोधक व अमानवीय दंडों की समाप्ति कर सुधारात्मक प्रणाली अपनाई गई। भ्रमणशील अदालतों की समाप्ति, कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित भ्रमणशील न्यायालयों सर्किट कोर्ट्स को समाप्त कर दिया गया। स्थानीय न्यायालयों की स्थापना, इलाहाबाद और कलकत्ता में सदर दीवानी तथा सदर निजाम न्यायालयों की स्थापना की गई। प्रथम विधि आयोग, कानून संहिताबद्ध करने हेतु प्रथम विधि आयोग का गठन किया, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। सॉरी, इसको याद किए रहिएगा। लॉर्ड कैनिंग का न्यायिक कार्य। कैनिंग के काल में भारतीय दंड संहिता को अंतिम रूप दिया गया। आईपीसी, भारतीय दंड संहिता 1860 में मैकाले की सिफारिश के आधार पर देश में भारतीय दंड संहिता आईपीसी को लागू किया गया। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 में इस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई तथा सदर अदालतों को समाप्त कर दिया गया। ठीक। फेडरल कोर्ट की स्थापना, भारतीय न्यायिक एकीकरण की दिशा में बढ़कर। भारत शासन अधिनियम 1935 में इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत दिल्ली में फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई, जो ही बाद में सुप्रीम कोर्ट हुआ। यह न्यायालय भारत का सर्वोच्च अपीली न्यायालय बना, जिसे विरुद्ध केवल लंदन में ही स्थित प्रिंस प्रीवी काउंसिल में ही अपील किया जा सकता था। अगर इसके विरुद्ध करना है तो स्वतंत्रता के पश्चात यही फेडरल कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट बना, है ना। चलिए, अंग्रेजों द्वारा विकसित इस न्यायिक ढांचे भारत को एकीकृत कानूनी व्यवस्था प्रदान की, लेकिन प्रक्रिया अधिक खर्चीली थी। भाषा की बाधा के कारण आम जनता पहुंच से काफ़ी दूर थी। आज भी वही कारण है, लेकिन कुछ हद तक अब हिंदी को वरीयता दी जा रही है। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में जाइए तो इंग्लिश में पता चला कि जिसका केस है और जिसके खिलाफ है, ना उसे समझ में आ रहा, ना कि उसे केवल क्या कहते हैं, वकील जो लड़ रहा है वो पक्ष विपक्ष में उन दोनों क्या कह रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, और जज साहब समझे। तो भाषा को लेकर तो आज भी चुनौती बनी है। पुलिस व्यवस्था एवं सेना का संगठन। पुलिस व्यवस्था का ऐतिहासिक विकास। मुगल कालीन पुलिस व्यवस्था, केंद्र में कोतवाल, प्रांत में सूबेदार, जिला स्तर पे फौजदार, ग्रामीण क्षेत्रों में जमींदार और अमीन होते थे। ब्रिटिश सुधार, लॉर्ड कॉर्नवालिस जमींदारों को पुलिस अधिकार वापस लिए। प्रत्येक 20 से 25 किमी के दायरे में थाने की स्थापना तथा थानों में दरोगा की नियुक्ति देख लीजिए कॉर्नवालिस के समय के। लॉर्ड एलनबरो, पुलिस व्यवस्था को जिला मजिस्ट्रेट कलेक्टर के अधीन कर दिया गया। लॉर्ड कैनिंग, जिला स्तर पर एसपी, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस तथा प्रांतीय स्तर पर डीआईजी के पदों का सीजन, जो आज तक बना हुआ है। पुलिस अधिनियम 1861, इस कानून द्वारा पुलिस बल को ऊपर से नीचे तक एक श्रेणीक्रमबद्ध अनुशासित ढांचे के बांधा गया, जैसे आईजी, डीआईजी, एसएसपी, एसपी, डीएसपी, दरोगा, सिपाही, जो सेम डिक्टो आज के समय में आपको देखते हैं। ये समझ लीजिए कॉर्नवालिस के ही समय बना था। ठीक। आधुनिक सेना का गठन। साम्राज्य विस्तार एवं विद्रोही के दमन हेतु ईस्ट इंडिया कंपनी एक विशाल आधुनिक सेना का गठन किया। स्टेंजल लॉरेंस का योगदान, यह भारतीय सेना का जनक माना जाता है। ये इनका नाम याद करते हैं, भारतीय सेना का जनक स्टेंजल लॉरेंस माना जाता है। इनके द्वारा 2 स्तरीय सैन्य ढांचे का विकास किया गया और पुलिसी व्यवस्था का लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। सैन्य अधिकारी, ये सीधे ब्रिटेन से आते थे तथा केवल गोरे यूरोपीय इस हेतु प्राप्त थे। सैनिक वर्ग, इसे यूरोपीय तथा भारतीय दोनों शामिल थे, किंतु भारतीय सैनिकों की संख्या सर्वाधिक थी।
नस्ली भेदभाव। भारतीय सैनिकों के साथ नस्ल के आधार पर भारी भेदभाव किया जाता था। किसी भी भारतीय सैनिक को सूबेदार के ऊपर से पदोन्नति नहीं होती थी। कठिन परिस्थितियाँ। भारतीय सैनिकों का वेतन यूरोपीय सैनिकों की तुलना में अत्यंत कम तथा उन्हें उत्कृष्ट जीवन स्तर पर रहना पड़ता। चलिए, सिविल सेवा का विकास एवं आरंभिक कार्यक्रम। सीधी नियुक्तियाँ। युग बंगाल विजय 1853 में। आरंभिक दौर में सिविल सेवकों की नियुक्तियाँ पूरी तरह संरक्षण पर आधारित थी। ईस्ट इंडिया कंपनी 24 सदस्यों का वाले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास सिविल सेवकों की सीधे नियुक्ति करने का विशेषाधिकार था, जिसके कारण भाई भतीजावाद चलता था। पदानुक्रम। अप्रेंटिस, राइटर, फैक्टर, जूनियर मर्चेंट, सीनियर मर्चेंट, इस तरह से होते थे। न्यायिक विसंगतियाँ। इस नियुक्ति व्यवस्था में भारी भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद हावी था तथा कर्मचारियों को निजी व्यापार करने की भी छूट थी। कॉर्नवालिस द्वारा वर्गीकरण एवं प्रशिक्षण। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। इन्होंने सिविल सेवाओं को दो स्पष्ट श्रेणियों में बांटा: कोवेनेंटेड सेवा, अनकोवेनेंटेड सेवा। यह उच्च प्रशासनिक पदों हेतु होते थे, जिसे केवल अंग्रेजी अधिकारी ही नियुक्त होते थे। कालांतर में इसे ICS कहा जाता था, इंपीरियल सिविल सर्विस। यह निम्न प्रशासनिक एवं लिपिक पदों के लिए थी, जिसके लिए मुख्य भारतीय नियुक्त की जाती थी। जैसे चलकर प्रांतीय सेवा PCS हो गया, ये UPSC हो गया, लास्ट में ये PCS हो गया। प्रशिक्षण संस्थाएं। 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा की गई। युवा सिविल सेवकों को भारतीय भाषाओं और संस्कृत प्रशिक्षण किया जा सके। बाद में इसे बंद कर दिया गया। इसके पश्चात सिविल सेवक प्रशिक्षण हेतु हेलीबरी कॉलेज की स्थापना की गई। 1853 का चार्टर्ड एक्ट। इस अधिनियम के द्वारा सीधी भर्ती को समाप्त कर प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा ऐतिहासिक सुधार की गई। चलिए, सिविल सेवा में भारतीकरण एवं संवैधानिक विकास। सिविल सेवाओं का भारतीकरण ICS अधिनियम 1801। लॉर्ड कैनिंग के काल में यह अधिनियम पारित हुआ, जिसके द्वारा सिविल सेवा परीक्षाओं के नियम एवं प्रशासनिक अधिकारियों का वैधानिक ढांचा तैयार किया गया। नेक्स्ट, सत्येंद्रनाथ टैगोर। वर्ष 1863 में परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय ICS अधिकारी बने। इनके पश्चात 1869 में 3 अन्य भारतीय का चयन हुआ। भारतीकरण आंदोलन। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इंडियन एसोसिएशन, RC दत्त द्वारा परीक्षा के भारतीयकरण हेतु व्यापक राष्ट्रवादी आंदोलन चलाया गया। यह आंदोलन इल्बर्ट बिल विवाद से भी गहराई से जुड़ा था। उम्र और सीमा। 1878 में लॉर्ड लिंटन के काल में परीक्षा की अधिकतम आयु सीमा को घटाकर केवल 19 वर्ष कर दिया गया, जिसका राष्ट्रवादियों ने कड़ा विरोध किया। परीक्षा का आयोग। भारत सरकार अधिनियम 1919 की सिफारिश पर वर्ष 1926 में लोक सेवा आयोग UPSC का गठन किया। राष्ट्रवादी दबाव के कारण 1923 में यह परीक्षा लंदन के साथ साथ प्रथम बार इलाहाबाद भारत में इलाहाबाद में आयोजित हुआ। संवैधानिक विकास के चरण एवं दोहरा शासन। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत संवैधानिक विकास को मुख्य 2 बड़े चरणों में विभाजित किया गया। प्रथम चरण कंपनी का शासन वर्ष 1973 से 58 तक। द्वितीय चरण क्राउन का शासन वर्ष 1861 से 35 तक। दोहरा शासन 1865 से 72। बंगाल में दीवानी और निजाम के पृथक्करण द्वारा दोहरे शासन की स्थापना हुई। इसके तहत कंपनी के पास संपूर्ण अधिकार थे, कोई भी जिम्मेदारी नहीं थी, जबकि स्थानीय नवाब के पास जिम्मेदारी थी किंतु कोई शक्ति नहीं थी।
परिणाम क्या हुआ? इस व्यवस्था के कारण बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों द्वारा भयंकर लूटपाट मचाई गई, जिसके फलस्वरूप बंगाल की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। यद्यपि कंपनी को स्वयं भारी वित्तीय घाटा उठाना पड़ा। ठीक है, चलिए आज यहीं तक रखते हैं। कल हम देखेंगे संवैधानिक विकास 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1947 तक। ठीक है, चलिए।